बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वेदर अपडेट्स क्या हैं। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइएगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, क्या है वेदर अपडेट्स, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखा जा सकेगा और दर्जा हरारत भी जो है आज 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है और शहर में बारिश के कोई भी इम्कानात जो हैं वो आइंदा 2 रोज़ तक नहीं है और इसी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत में भी जो है इजाफा देखा जा सकेगा। और हवा की अगर बात की जाए तो हवा भी 12 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है आज दिन भर जो है हवा चलेगी। और अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए जो सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और हवा में नमी का तनासब की अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो है 37% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 25% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज़ भी जो है शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा। जी ठीक है जुनेद, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी आपने बताई। आज प्रोग्राम का पैटर्न हमने थोड़ा सा चेंज किया, टॉप स्टोरीज हम शामिल नहीं करे, बल्कि कल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी बजट के हवाले से वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा था पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम दोस्त और बिजनेस फ्रेंडली बजट तारीख में पहली दफ़ा पेश किया जा रहा है। हमने देखा मुख्तलिफ अवामी हलकों में भी इस पर तनकीद की गई, साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिटी के भी तासुरात हमने आप तक पहुँचाए, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस बजट पर एहतजाज किया गया। तो अपोजिशन का रद्द-ए-अमल हमने कहा जानने की कोशिश कर लेते हैं। स्टोरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कल के बजट के हवाले से, जिसमें तरक्याती मनसूबों के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो इसको फ्रेंडली बजट कहा जा रहा है, अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है। तो फिर अपोजिशन क्यों एहतजाज कर रही है, ये जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कल के बजट पे मैं आपका एक कॉमेंट चाहूँगी। नईम मीर साहब हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा है कि जी इस बजट में जो छोटे ताजर हैं उनके लिए जो चीज़ मुख्तस की गई है वो ये है ठेंगा। सही, बस ये 1 लाइन कमेंट। अच्छा, तो कल तो हमने दावा देखा, फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा तारीख में आप किसकी बात कर रही हैं, सुबह सुबह किसका नाम ले रही हैं? उन्होंने कहा तारीख में पहली बार जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया गया। कोई शक नहीं, तारीखी बजट पेश किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बड़े बजट के दावे किए जाएं और जो सरकारी मुलाजमीन जो बैकबोन है उन बेचारों को 500% महंगाई देने के बाद उनको 0% का भी इंक्रीज ना मिले। तो ये तो तारीखी बजट है। वो कहते हैं कि देख का जो है ना एक चावल वो दाना वो चख लो ना, पूरी देख का पता चल जाता है। तो इस बजट की सारी चीजें जमीन बोस सिर्फ एक पॉइंट पे हो जाती हैं कि आपने किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में 1% का इजाफा नहीं किया। और फिर हालिया महंगाई की सूरत हाल को लेकर लोग इस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पर आपने सरकारी मुलाजमीन का ही जिक्र किया तो उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब कहा गया कि ये अवाम दोस्त बजट है तो सरकारी मुलाजमीन का इसमें फॉल नहीं करते हैं ख्वाजा साहब? पता नहीं, शायद इनके नज़दीक सरकारी मुलाजमीन जो है वो अवाम में आते नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि शायद इनके घर की लौंडी हैं वो। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जो एपका और वो जो हाजिर शाह साहब हमारे एक दोस्त हुआ करते थे जो हर बजट में बाहर निकल के एहतजाज करना अपना फर्जुल ऐन समझते हैं। अब मैं देखूंगा कि वो एपका और वो तंजीमें जो अपने सरकारी मुलाजमीन के नाम पर बड़े अरसे से सियासत कर रही हैं अब वो इनके इस जेन्युइन इशू पर क्या करती हैं। क्योंकि जब उनकी सैलरीज नहीं बढ़ी तो इस शदीद महंगाई का जो उनको झटका दिया गया है, मेरा नहीं ख्याल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अजीब हुकूमत है कि ये लोगों को ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब हमारे पास इनकी तनख्वाह काटने की समरी आई थी, हमने इन पर बहुत बड़ा तर्स किया है कि हमने वो समरी रिजेक्ट कर दी। वो खुदा का खौफ करो, यानी कि आप क्या हुक्मरान हैं कि आप लोगों को ये मौत दिखाकर बुखार पे राजी करने की बातें कर रहे हैं। आप तो मदीना की रियासत के दावे करके आए थे, तो मदीना की रियासत तो बड़ी फलाई रियासत थी, ये तो इसके करीब से भी नहीं गुजरे अभी तक। तो जो इनके झूठ हैं, जो इनके तमाशे हैं, वो सब आया हो रहे हैं। और अभी जो बजट की आप बात करती हैं, देखिए बजट टेक्निकली बात यह है कि हमेशा हर हुकूमत बजट की तारीफ करती है, हर ओपोजिशन बजट की बुराई करती है, लेकिन बजट क्या होता है? बजट एक अंदाजे होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं। बजट का मतलब ये नहीं कि आपके जेब में 10 रुपए पड़े हुए हैं और आपने उसमें से 9 खर्च करने हैं। आपकी जेब में जब 10 आएंगे तब आप इनमें से
पैसे खर्च करेंगे तो इनका हाल ही है कि ये बहुत बड़ा, ये जो सुबह सुबह आपने जिस बंदे का नाम लिया, पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दिन कैसा गुजरेगा, कि उस बंदे का, वो टिकटॉक वाले का, वो टिकटॉक वाला जो वजीर है, उसका दावा ये था कि जनाब तारीखी डेवलपमेंट बजट हम पेश कर रहे हैं। वो अक्ल के अंदो, ज़रा कंप्यूटर पे जाओ, नेट पे जाओ, ज़रा चेक करो कि पिछली गवर्नमेंट जो हमारी थी उसका डेवलपमेंट बजट क्या होता था। तुम तो उसके आधे के करीब भी नहीं आए, और जो पिछला डेवलपमेंट बजट था जो उसका तुमने हशर किया, आप पूछे ना ज़रा अपने जो आपके जो MCL को करते हैं, राव साहब हमारे माशाल्लाह बहुत कोनामद साफ़ी हैं, ज़रा पूछें कि MCL ने कितनी डेवलपमेंट कराई है पिछली दफ़ा, LDA ने कितनी डेवलपमेंट कराई है पिछले साल में। ठेंगा, इस शहर में एक ईंट नहीं लगी। ये वो शहर है जिसके लोग ताने दिया करते थे, तख्ते लाहौर क्या कहते थे कि क्या डेवलपमेंट सिर्फ लाहौर में होनी है। वो फिर हम अक्सर ये चीज कहते हैं, मेंशन करते हैं, लाहौर शहर से फिर उसी तरह का सलूक किया जा रहा है, मेरे ख्याल से निशाना बनाया जा था स्पेसिफिकली लाहौर शहर को। जितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है सबसे ज्यादा बुरा हाल ये गलतफहमी थी, लेकिन ये पूरे मुल्क से वही सलूक कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के लिए 124 और स्पेशलाइज के लिए 126, आपने दोनों महकमों में अच्छी तरह काम भी किया है, काफी है, इनफ बजट है। पहली बात फिर मैं वही कहूंगा कि ये सब मफरूजे हैं, ये सब वो मफरूजे हैं कि जिन पे ये हम करेंगे, होगा, किया कुछ नहीं। देखना है तो ये देखें कि स्पेंडिंग्स क्या की हैं इन्होंने पहले साल, जो पहले साल में इन्होंने खर्च किया वो क्या किया, और जो खर्च किया है उसका रिजल्ट क्या है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब हमने दोनों महकमों के लिए 250 अरब रुपया रखा था, उस वक्त डॉलर जो था वो 100 रुपए का था गालबन, शायद उससे को 2-4 रुपए कम ही होगा। इन्होंने जब 250 अरब का कहते हैं, एक कोई इन्होंने महिला को शायद 225 के इससे करीब अरब रखा है, उस वक्त डॉलर कितने का है, तो फिर उस हिसाब से बजट कितना होना चाहिए था। अगर इन्होंने हमारे बराबर रखना था तो आज इनको 400 अरब रुपया रखना चाहिए था। 150 अरब इन्होंने हमसे उस कैलकुलेशन के हवाले से कम रखा है, और जब रखा ही 150 अरब कम है तो हमारे नजदीक आने की तो बात दूर है, हमारे तो नजदीक भी नहीं आएंगे ये इंशाल्लाह। और दूसरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब खर्च करते हैं तो आप कैसे खर्च करते हैं। मैं सिर्फ 2-3 छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। लोगों को हेल्थ में सबसे पहले क्या चाहिए, दवाई चाहिए। हमने अपने दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हर DHQ, हर THQ, हर RSC और हर BHU पंजाब में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के जरिए वो मेडिसिन प्रोक्योर की थी जो इस मुल्क की शराफिया खाती है, जो इस मुल्क की एलीट क्लास खाती है। वो हाई क्वालिटी मेडिसिन हमने हर BHU लेवल तक पहुंचाई थी, और ये चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता है इस बात का। और इन्होंने क्या किया है, आज तक ये प्रोक्योरमेंट ही नहीं कर सके, यानी ये दवाई नहीं पहुंचा सके, जो इतने नाहल हैं और इतने नलायक हैं कि 2 साल में दवा तक लोगों को नहीं पहुंचा सके। उन्होंने करना क्या है, वो क्या नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो मोहतरम मिनिस्टर साहबा बड़ी मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, मैं उनको बड़ा समझता था कि भाई प्रोफेसर हैं, पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा कर देंगी। जो इनकलाब उन्होंने बर्पा किया, मैं कहता हूँ मातम बर्पा कर दिया है। और जो हेल्थ सेक्टर इस वक्त नोहा को ना है, मैंने आपको दवाई का जिक्र किया, उसके अलावा अभी इन्होंने कहा जी कि हम रिवैम्प करेंगे, जो मैंने अब पढ़ा है कि रिवैम्प करेंगे जनाब हम इतने अस्पतालों को और इतनी जगहों को। तो भाई रिवैम्पिंग का प्रोग्राम तो मैंने 4 साल पहले अल्लाह के फजल से शबाशी साहब की छतरी में शुरू किया था, और शबाशी साहब ने हॉस्पिटल रिवैम्प कर दिए थे। हालात में नहीं रिवैम्प किया गया तो फिर पता नहीं कब किया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि वो हाइब्रिड्स कंट्रोल प्रोग्राम और फलाना, तो इनकी इतला क्लियर है कि जो हाइब्रिड्स कंट्रोल प्रोग्राम और जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की लैब जिसमें आज आप टेस्ट कर रहे हैं कोरोना का और बड़े BSL-3 के दावे करते हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ये ना चीज शबाशी साहब के दौरे हुकूमत में करके गया। और शबाशी साहब ने इन तमाम प्रोग्राम्स को ना सिर्फ जिंदा किया था, बल्कि हाइब्रिड्स कंट्रोल प्रोग्राम इतना आला प्रोग्राम था कि आपको खुदा ना खास्ता किसी को अगर हाइब्रिड्स हो गया है, वो PCR रिपोर्ट के बाद एक टेलीफोन लाइन पे बात करता था, तो उसको 6 माह की दवाई TCS से उसके घर आती थी। आपने तो उसको बर्बाद किया था। अगर अब आप उसको दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो आपके लर्निंग लाइसेंस वाले CM की तरह और आपके रियासत मदीना के PM की तरह ये तख्ती आपके नाम नहीं लगनी। ये तख्ती अल्लाह की जात ने अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ के नाम लगा रखी है, और ये क्रेडिट उससे कोई नहीं छीन सकेगा। टैक्स में बड़ा रिलीफ दिया गया है, बार बार ये दावा भी किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे कि कारोबारी अफराद को 56 अरब का टैक्स रिलीफ पैकेज मिलेगा? देखें, ये ऐसे ही है कि जैसे आप ये कहें कि जनाब मैंने आपसे जो है वो 50 लाख रुपए ले लेने थे, लेकिन मैंने आपसे 50 लाख नहीं लिए, मैं आपसे 10 लाख ले रहा हूँ, 40 लाख मैंने आपको कंसेशन कर दिया। तो भाई मुल्कुल मौत जो है वो तो मुल्कुल मौत ही है, आप तो ले ही रहे हैं, छोड़ तो कुछ नहीं रहे। ये सिर्फ अंदाजों में बातें करते हैं, ये फेसबुक पे और ख्यालों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको इंजेक्शनों में हुरें नजर आती हैं। तो जब इनको हुरें नजर आ रही होती हैं तो इस वक्त ये अवाम को समझ रहे होते हैं कि हमने अवाम को बहुत बेपनाह जो है वो रिलीफ दे दिया है। असल में अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और हर चीज़ को तबाही के धाने
थाने पे लाके खड़ा कर दिया है। किसी चीज़ के ऊपर आप इनको देख लें, ये बातें जब करते थे कंटेनर पे खड़े होके तो उस वक्त ये हमें दूध और शहद की नहरें सुनाते थे, और आज हमें ये जनाब वो दोज़ख की वो आग दिखा दिखा के डराते हैं और कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है। अब इनका मकसद ये है कि जनाब मर जाओ, साड़ी जान छड़ दो, साढ़े से ना रहना, मर जाओ और जड़ा ना जितने मर्जी जाओ। खैर, अवाम के भी हमने तासुरात अपने नाजरीन को दिखाए हैं, अपोजिशन का व्यू भी आपने जान लिया। खाद साहब, बजट को मैं चाहूंगी वाइंड अप करूं, एक कमेंट जो आप इन दी एंड बजट पे करना चाह रहे हैं, फिर मैंने पंजाब हुकूमत की जानिब से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना इनके पास फेडरल से वो कलेक्शन होनी है जो ये सोच के बैठे हुए हैं, क्योंकि इतने नलायक हैं, कलेक्शन कर ही नहीं सकते, उन्होंने की भी नहीं, पिछले बजट में भी नहीं की। तो जब होगी नहीं, जब पैसा ही नहीं आएगा, तो जब पैसे नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? तो ये तो सिर्फ आपस में वो समझ लें कि एक दूसरे की तारीफ और तौसीफ करके गुजारा कर रहे हैं और बातों से लोगों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अब मैं नेक्स्ट जो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि आज 12 बजे से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाके सील किए जा रहे हैं। कोई मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बार बार ये कहा गया कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हैं, अब ये फैसला किया गया है, क्या नताइज इसके देख रहे हैं? देखें, इशू ये है कि ये इनके मुंह में बात और होती है, इनकी जुबान पे बात और होती है, इनके दिल में बात और होती है और करते कुछ हो रहा है। आप पहले दिन पाकिस्तान में याद करें जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा, और जो आपके लर्निंग लाइसेंस वाले सीएम साहब हैं जो चिट आती है पढ़ देते हैं, उनके पास चिट आई कि जनाब इसकी तारीफ करनी है, उन्होंने फटाफट तारीफ कर दी कि जनाब तारीखी फैसला है। हुआ क्या? 24 घंटे नहीं गुजरे, वो तारीखी फैसला यू टर्न होके लॉकडाउन में तब्दील हो गया। तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन, क्योंकि खुद सिलेक्टेड है इसलिए सिलेक्टेड लॉकडाउन, और पता नहीं कौन कौन सा लॉकडाउन। और भाई जौन सा मर्जी लॉकडाउन करो, लोगों को बचाओ भाई। और इस शहर लाहौर में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मई में समरी इनिशिएट की थी कि लाहौर शहर में, चूंकि हम पूरे पाकिस्तान में हम टेस्टिंग कर ही नहीं पा रहे, बातें सिर्फ हो रही हैं, टेस्टिंग तो होती नहीं। और जो आप अमवात खुदा ना खास्ता रोजाना देखते हैं, ये वो अमवात हैं कि जो जिनके टेस्ट हुए, जो हमारे सरकारी डाटा में आए, जो जिनके टेस्ट ही आप नहीं कर रहे और वो कोरोना से मर रहे हैं या कोई घर में मर रहा है, तो उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। वो तो दर्जनों सैकड़ों की तादाद और है। 50 हमारे पास डेथ रिपोर्ट हुई हैं, इनमें अभी ना जाने कितने लोग जो हैं वो घर में जिंदगी की बात कर रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं हुई। मैं दर्जनों ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जिनके घरों में मैं ताज़ियत करने के लिए गया हूं कि जिनका जो है वो टेस्ट नहीं हुआ था या जिसका टेस्ट हुआ था और गवर्नमेंट तक वो नहीं पहुंच सके थे। एक शख्स के घर भी किसी भी हमारे इदारे ने राब्ता नहीं किया, ना उनके बाकी घर वालों के टेस्ट कराए। मैं दर्जनों नाम लेके एड्रेस दे के बात कर सकता हूं कि ना उनके टेस्ट कराए गए उनकी फैमिलीज के कि आपका बंदा कोरोना से मर गया है, बाकी लोगों को टेस्ट कर लें। हम तो जब डेंगू आया था तो जब किसी घर से मच्छर बरामद हो जाता था तो हम 14 घर राइट पे, 14 घर लेफ्ट पे, 14 घर सामने और 14 घर पीछे उनकी स्वीपिंग कराया करते थे। यहाँ जिस घर में मौत हो रही है कोरोना से, उस घर के लोगों के टेस्ट गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर रही। तो ये तो इतनी नालायकी का मुजाहरा कर रहे हैं। और देखें, जो बात मैं कहना चाह रहा था कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 1.5 माह पहले ये कहा था, आपने 1.5 माह तमाशा लगाई रखा, आपने बात दबा के रखी। आज आप इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि लाहौर जो है वो खतरनाक है। कल जनाब मैडम मिनिस्टर फरमा रही थी कि लाहौर जो है वो बड़ा बिगड़ गया। तो ये क्या 1.5 माह पहले आपको नहीं पता था जब प्राइमरी नाकिस प्लानिंग की वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें, लॉकडाउन का मुतबादिल है, 81 इलाके हम सील करने जा रहे हैं। वहां पर लोगों का पुरसाने हाल कौन होगा? वहां पर ऑब्वियसली घरों में बीमार लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, सबको आपने खाना, अद्वियात, ये चीजें फिर देखिए ना, एक चीज तो साबित इस मुल्क में हो चुकी है कि हुक्मरानों पे नहीं रहना। लोग इस बात को अब समझ चुके हैं, क्योंकि जितने दिन लॉकडाउन रहा है किसी जगह पर ये एक राशन का थैला तक नहीं पहुंचा सके, मां सिवाय वो चंद फोटोएं इन्होंने खिंचाई हैं। हाँ, एक शख्स, मैंने पहले भी बात की थी, एक शख्स इनमें है चौधरी सरवर जिसका नाम है, उस शख्स ने जैसा भी हमारे इख्तलाफ हैं जो भी है, उन्होंने प्रैक्टिकली इस गवर्नमेंट में काम किया है। या अब वो मियां सलीम इकबाल साहब फिरते हैं बाजारों में, बकाया इस पूरी गवर्नमेंट ने 0/0/0 इज इक्वल टू 0 वाला मामला किया है। और ना इन्होंने आइंदा भी लॉकडाउन में किसी को कुछ पहुंचाना है। तो लोग बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत चलेंगे और लोग अपना ख्याल खुद रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन उन्होंने पहले किया था कि लॉकडाउन भी है और ट्रैफिक भी रवा दवा है, लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, अगर तो ऐसा लॉकडाउन करना मकसूद है तो भाई उससे अच्छा ही है कि आप लोगों को खुला ही रहने दें। और अगर आपने करना है तो प्रॉपर SOPs को फॉलो करें और इन जिन इलाकों को आप कॉर्डन ऑफ करें, उन इलाकों की तमाम नीड्स का प्रॉपर इंतजाम करें, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए ना, वहां पर किस तरह से नताइज उसके आ रहे हैं, लोगों को अगर जरूरत वहां पर है कोई तो वो उनकी जरूरियात पूरी की जा रही है नहीं। ख्वाजा साहब, मैसेज आपसे कोई चाहिए लाहौरियों के लिए खास तौर पर? मैं लाहौरियों को एक तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे। ये इस वक्त बहुत बुरे, शदीद बुरे कोरोना के हालात हैं, इसको खुदा के वास्ते सीरियस लें और कोशिश ये करें कि
हम एक्टिविटी को कम से कम करें। अब हमें मजबूरन बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है, नहीं दिल कर रहा होता बाद दफ़ा जाने को, लेकिन कोई बुलाता है तो जाना पड़ता है, तो बुलाने से भी इज्तनाब करें एक दूसरे को। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह हैं हम सब के, मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ कि अल्लाह हमें उस पर माफ़ करे और इस अजाब से अल्लाह ताला हमें निजात दे, और इस हुकूमत को अल्लाह तौफीक दे कि सिर्फ मांग मांग कर फंड इकट्ठे ना करें। दुनिया से जो पैसे आप कोरोना के नाम पे ले रहे हैं, खुदारा अवाम पर भी लगा दें, बस कर दें, बड़ी हो गई, अवाम पर कुछ लगाएंगे तो आपको निजात मिलेगी कब्र में, जिसके अंदर आप कहते हैं सुकून है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपको उस कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और मेरे ख्याल से यही वो वक्त है कि जब अवाम का सोचना है। अब तमाम तर जो हमारी सियासी बयानबाजियां हैं उससे बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आज भी अवाम का ना सोचा, आज भी अगर आपने वो फैसले ना किए, तो आने वाला वक्त खास तौर पर मैं शहर लाहौर की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज की डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी की तरफ आएंगे और लीड स्टोरी हमारे पास है खतरा, जो कि शहर लाहौर में अब बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, 50 से ज्यादा कल अमवात हुई हैं। जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये वो अमवात है जो रजिस्टर्ड हुई हैं। घरों में जो लोग जिंदगी की बाजी हारते जा रहे हैं वो अभी उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम इंतहाई मुश्किल वक्त में आ चुके हैं। अब पानी सर से गुजर चुका है। अब जो प्लानिंग की जा रही है उस पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है। 81 इलाके शहर के बताए जा रहे हैं, 81 जिन्हें सील किया जाएगा, जिस पे अब काम शुरू कर दिया गया है। क्या इससे मसला हल हो जाएगा? जो शहरी एहतजाज कर रहे हैं उनका पुरसाने हाल कौन होगा? स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? हाल कुछ ना पूछे हाल की ना पूछे। ये देखिए कि बड़ी पहली स्टोरी ऐसी है साहब, आपका इलाका भी तो सील होने वाले इलाकों में शामिल नहीं? मेरा इलाका फिलहाल नहीं। शुरू में जब इस तरह की सूरत हाल थी तो मेरे गुलशन रावी वगैरह और बिल्कुल, इससे ऑब्वियसली लोग परेशान हो रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कौन कौन से इलाके सील किए जा रहे हैं। हमसे लोग टेलीफोन करके पूछ रहे हैं। देखिए, ये कल से जब से ये डिसीजन मैडम डॉक्टर साहिबा ने जब से ये अनाउंस किया कि अब स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत है, मुझे याद है 3-4 रोज कबल मैंने ही स्टोरी दी थी कि अब शहर में लॉकडाउन कोई नहीं है। कागजात में एक इलाका था सिर्फ मक्खनपुरा, जो सबसे पहले आपको याद होगा सील किया गया था, जहां पर 18 पेशेंट्स थे। लेकिन ऑन ग्राउंड जब वहां पर देखा जाकर तो जिंदगी वहां पर रवां दवां थी और वहां पर SOPs की वायलेशन भी चल रही थी। तो ये तो है एक्चुअल स्टोरी। कागजात में कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब शहर के अब 81 इलाके ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन करने के हवाले से मनसूबा बंदी की जा रही है और गुज़िश्ता रोज से ही चैमगोइयाँ और ख़बरें और इस हवाले से अफवाहों का बाज़ार भी, क्या सराइयों का बाज़ार भी गर्म है। लेकिन अब इस हवाले से चूँकि ज़िला इंतज़ामिया ने ये करवाना है ये 15 रोज़ का लॉकडाउन, तो ज़िला इंतज़ामिया को तमाम तर जो एम्बिग्यूटी है इसमें उसको दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अल्लामा इकबाल टाउन के जिस ब्लॉक को बंद करना है या ब्लॉक में, अब पूरा ब्लॉक तो आप बंद नहीं कर सकते ऑब्वियसली। जो पहले पॉलिसी वो थी, मिसाल हमारे सामने अभी जो हमने ब्रेकिंग न्यूज शेयर की है, अब इस्लामपुरा में अगर 3 लोग हैं तो वहां का पूरा इलाका सील किया है, वहां पे तो लोग एहतजाज करेंगे। देखिए, अब पूरा इलाका सील करने से मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको उस तरफ जाना है। एक तरफ तो बहुत ज्यादा मुखालफत की जाती है। जब हम लोग ये कह रहे थे, जब मीडिया पर ये बात हो रही थी कि इसको समझें, खास तौर पर जब जो महकमा सेहत की समरी मंजरे आम पर आई, तो उस वक्त जो गुफ्तगू और जो एनालिसिस किया जा रहा था, उसके बाद फिर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गैलप सर्वे है या उनकी जब रिपोर्ट्स आई, तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की तरफ दोबारा हमें जाना पड़ा है। तो यही अगर जिस तरह जो पैटर्न चल रहा था पहले, अगर आपने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना था तो जो पहले पैटर्न था कि गली इलाके को जहां पर 10 पेशेंट्स निकलेंगे उस पूरी यूनियन काउंसिल को बंद किया जाएगा। जब आपने उस यूनियन काउंसिल का मोहल्ले वकू का जायजा लिया, मैं बात कर देता हूँ यूनियन काउंसिल 42 की बात करता हूँ जो मक्खनपुरा का इलाका है, तो आपने वहां पर 3 से 4 गलियों को बंद किया जिनमें तकरीबन 60 से 70 घर थे और ज्यादा कमर्शियल वहां पर एक्टिविटीज थी। तो उस हद तक आपने किया और उसके बाद वहां पर पेशेंट कोई नहीं रहा और वहां पर लकीली कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई। हालांकि 18 तादाद से उसके बाद 50-60 लोगों के फर्दर
जो टेस्ट किए गए। तो इस पॉलिसी पे आपको जाना है। अब अगर आप करेंगे, पूरी यूनियन काउंसिल बंद करेंगे या पूरा इलाका बंद करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये सलूशन अब नहीं होगा। या तो आप पूरा शहर बंद करें ताकि कोई अभाम ना रहे, एक जैसी सूरत हाल हो। 81 इलाके कहा जा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन आधे से ज्यादा शहर जो है बार बार आपको दिहाड़ीदार मजदूर, कारोबार की बंदिश का बहुत ज्यादा नुकसान इन इलाकों में क्या कोई दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है? इन इलाकों में क्या कोई मजदूर नहीं रहते, कारोबारी लोग नहीं रहते? अब देखिए, आपने वो क्या है कि या रब छीन ले हाफजा मुझसे वो याद माजी की जो बात है, तो उस पर आप अगर जाएंगे तो फिर तो बड़ी तलख हकीकतें हैं। फिर तो अच्छे भले शहर चलते भी आप बंद करते रहे हैं। उस वक्त आपने दिहाड़ीदार मजदूर का ख्याल नहीं किया। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि कोई कारोबार भी मुतासिर होगा। हमने पिछले जो 5 साल थे, 2 साल पहले जो इस गवर्नमेंट से पहले 5 साल जिस तरह के एहतजाज, प्रोटेस्ट, लॉकडाउन्स हमने देखे हैं, उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब अगर आप कम अज कम जो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी है उस पर अगर नजरसानी करें, अगर किसी गली मोहल्ले में है तो उसी एरिया को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ करें। और सबसे बड़ा जो इशू आता है, आप देखिए, खाली करना प्रॉब्लम नहीं है, वहां उनकी जरूरियात का कौन ख्याल रखेगा? बहुत बड़ा ये सवाल है। मुझे याद हर है घर में मैं कह रही हूं बीमार लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं। कॉलोनी या मक्खनपुरा का इलाका जब सबसे पहले बंद होने वाले इलाकों में ये थे, शादरा के कुछ इलाके थे, तो बच्चों के लिए जो दूध था उसकी सप्लाई भी मुअत्तल रही। अब देखिए, आपने राशन टिकट चलवा दिए कि इतना राशन पहुंचा दिया गया है, लेकिन जब जाके चेक किया वहां पर तो लोगों ने कहा कोई राशन नहीं आया। यहाँ पे मतलब अगर डॉक्टर साहब, आपको पता है इस चीज का जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है कि आप उन इलाकों में पहुंचते हैं जहां पर नहीं हुआ या जहां पर महंगाई है, वहां पर स्पेशली कैमरे लेके मीडिया के लोग वहां पर जाते हैं, ये इल्जाम लगाया जाता है। वो तो जिम्मेदार तो हम ही हैं, क्योंकि हम पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट करना तो हम तब भी करते थे जब प्रीवियस गवर्नमेंट में, आपको याद होगा, हम मुस्तकिल अपोजिशन है। बिल्कुल हमें बदकिस्मती है कि हमें उस पैराए में देखा जाता है कि शायद हम किसी गवर्नमेंट की तरफदारी करें। जो गवर्नमेंट होगी उसकी पॉलिसी, यहाँ बैठ के ये चीजें डिस्कस करने का मकसद अवाम के मसाइल उजागर करना है। फिर चाहे हुकूमत जिसकी मर्जी हो, हम यहाँ पर अवाम की बात करते हैं और अवाम के मसाइल उजागर करते रहेंगे। हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, वहां पर माफिया को किसने कंट्रोल करना है। अभी हमारे पास सूरत हाल ये है कि कोरोना की वजह से 550 रुपए वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 1800 रुपए का हो गया है। आप आसानियां पैदा करे जा रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने सूरत हाल को कंट्रोल करना है, इलाकों को सील करना है। अब इस सूरत हाल को किसने कंट्रोल करना है, इसका जिम्मेदार कौन है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम खबर डिस्कस कर रहे थे, शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, जिस पर उमर ने हमें अपडेट किया कि इस्लामपुरा के इलाके से इस पर अमल दरामद का आगाज भी कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल करना है, माफिया को आपने कंट्रोल करना है। कोरोना की वजह से 550 वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 1800 रुपए का हो गया है। राव साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करना? मुझे ये खबर देख के ना वो बात याद आ गई मुख्तारे वाली, जिसमें वो कहता है कि मुख्तारिया मतलब जो बड़ी मशहूर भी हुई, इस हवाले से वायरल भी हुई, तो मुख्तारा खुद बेचारा शिकार हो गया इसका। तो वो ठीक कह रहा था। अब देखिए कि गवर्नमेंट 10 दिन ही पई, इसका क्या मतलब था कि गवर्नमेंट 10 दिन ही पई। अब ये सारी सूरतें हैं, रेगुलेटर्स कहाँ पे हैं? ये ऑक्सीजन जिसकी शदीद किल्लत भी है और उसके बाद इसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इसको किसने रेगुलेट करना है? कहाँ है हेल्थ डिपार्टमेंट, कहाँ है मिनिस्ट्री, और कहाँ है वो 38 अफराद की जो फौज है जो मीडिया पर ये लगार करती है, जो तूफान बदतमीजी बर्पा कर देती है? उसको क्यों नहीं लगाते इस सारी सूरत हाल की मॉनिटरिंग पर? वो क्यों नहीं करते मॉनिटरिंग? इतनी बड़ी फौज है वुज़रा की, इस पर ना आपको पहले दिन से इंतजामिया की हमने मास्क की सूरत हाल से डिस्कस करना शुरू किया। जिस चीज की जरूरत पड़ती गई वो चीज मार्केट से गायब, और माफिया ने उसमें पंजे गाड़ दिए। जब मुझे याद है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की मैंने खुद अटेंड की है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वो कहती थी कि मास्क हर शख्स के लिए जरूरी नहीं है। और आज ये कह रही हैं कि 50% जो आपकी बचत है वो मास्क की वजह से है। अब मुझे मैं क्या करूं इन लोगों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी कौन सी बात मानी जाए? इनकी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना,
स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन, इनकी कौन सी बात पे आप किस बात से आप इत्तेफाक कर सकते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर जो कि 500 रुपए का था, अब 1800 रुपए में उसकी कीमत चलेगी। अब देखिए, इसको रेगुलेट करने के हवाले से ऑब्वियसली खला है, तो सूरत हाल ये है। उसके बाद आप कार्रवाइयां करते जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और सामने आएगा और फिर टिकट सिलवा देंगे एक आध जगह पे जाके, तो आप कहेंगे भी बड़ी कार्रवाई और ग्राम फरोशी और फलां और मैं अब इस नतीजे पे पहुंची हूँ, ये चीजें हम जितनी मर्जी रजिस्टर्ड करा दे, इसका फायदा कोई नहीं होगा। दूसरा पहलू भी इसका है, ये महंगी करने वालों को भी खुदा का खौफ करना चाहिए। अब आपको याद होगा सना मक्की कावा की बड़ी, जिसकी कोई अहमियत भी नहीं है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तिब्बे नबवी के हवाले से उसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन खास तौर पे कोरोना के हवाले से ऐसा उसका कोई फायदा नहीं। जब से उसके हवाले से बात आई, वो 80 रुपए किलो का था और अब 2200 रुपए किलो में ऐसे ही है। फिर कहते हैं अजाब ना आए, फिर कहते हैं वबा ना आए, और आप 10 रुपए का मास्क 50 रुपए का आपने बिकने दिया और बेचा और भी। अभी तो मुझे ये खबरें सुनने के लिए मिल रही हैं, प्लाज्मा डोनर्स जो हैं वो 3-3 लाख रुपए तक पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। खुदारा वो लोग जो कि खुद इस मुश्किल मरहले से गुजर के रिकवर होके घरों को गए हैं, उनका जमीर कैसे गवारा कर रहा है कि वो इतने पैसे ले लें? आप मरने के करीब से पहुंच के घर गए। सोशल मीडिया की खबरें हैं, मेरे ख्याल से विटनेस तो नहीं है। हमने तो जिस भी अपने दोस्त को रिक्वेस्ट की है किसी की प्लाज्मा देने के लिए, वो जरूर गया है। ये सोशल मीडिया की स्टोरीज हैं इस तरह की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि 3-3 लाख रुपए ये एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट जरूर उनसे करेंगे कि जो लोग अगर ऐसा किया जा रहा है तो खुदारा ये याद रखें कि मरना सबने एग्जैक्टली, और इन लोगों ने भी मरना है जो ऑक्सीजन 500 रुपए की 1800 रुपए में बेच रहे हैं, जो सना मक्की कावा, जो मास्क। राव साहब चलिए, ये तो इनका जमीर नहीं है, इनका तो जमीर नहीं है, जिन्होंने अमल दरामद कराना है वही जाग जाए। उन्होंने आपके इल्म में है ना इंजेक्शन की क्या सूरत है, जरा सा उससे रिलीफ मिलने लगा एक्टेमरल इंजेक्शन से, वो भी गायब हो गए और वो मार्केट से गायब हो गया। खैर, मार्केट की आपने बात की, एसओपीज पे मैं आना चाहूंगी। फिर आपका क्या है, फिर आपके लिए मनोसलवा है अगर इस तरह की आप हरकत करेंगे। सही कह रहे हैं। इसमें हम हमेशा गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज पर तो बात करते हैं, लेकिन बहसियत कौम हमारा जो अपना एटीट्यूड है उस पर भी हमको गौर करने की जरूरत है। राव साहब, ये चीजें जो अब इंटरलिंक हैं, जिस तरह के हम बात करें, इलाकों को सील किया जा रहा है, अस्पतालों में सूरत हाल को अब बेहतर करना है, लोगों के रवैयों को तब्दील करना है, वहां पर मार्केट्स जो कि आपने खुली रखी हैं, जहां पर एसओपीज की पहले दिन से खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप इलाके सील कर देंगे, मार्केट में एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो फिर आपका स्मार्ट लॉकडाउन कहां है? मुझे ये बता दें। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से आपको ना फिर वही बात करनी पड़ेगी। सिर्फ एक मिनिस्टर हैं मियां असलम इकबाल, जिसको हमने 2-4 मरतबा देखा है मुख्तलिफ बाज़ारों में जाते हुए भी, वो टाउनशिप में भी नज़र आए, वो अनारकली में भी नज़र आए, इसको इचरा बाजार में भी नज़र आए, अपने हल्के में भी नज़र आए कि एसओपीज के हवाले से रिक्वेस्ट करते हुए भी देखे गए। लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद ये इंडिविजुअल एक्ट है, ये मैंने खुद करना है। मैं अगर मार्केट में गया हूँ, अगर मैंने मास्क नहीं पहना या सैनिटाइज़र के बगैर कोई दुकानदार एंट्री करवा रहा है, तो वो ना सिर्फ अपने साथ ज्यादती कर रहा है, बल्कि वो वहाँ पर आने वाले तमाम कस्टमर्स की ज़िंदगी दाव पर लगा रहा है। तो इस तरह से इसकी कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर सख्त अमल दरामद है। मतलब आप बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, आप जाएं तो आपको फौरी सैनिटाइज करेंगे, आपको बेकरीज पर जाएं आपको सैनिटाइज आपके हैंड्स को करेंगे और मास्क के बगैर एंटर नहीं होने देंगे। तो हमारे जो दुकानदार हजरात हैं, जो ताजर बरादरी है, खास तौर पर गुंजानाबाद जो बाजार है, शालम मार्केट में बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, वहाँ पर वायलेशन हो रही है, मुसलसल रिपोर्ट हो रही है। इसके साथ साथ अनारकली, बानो बाज़ार और ख़ास तौर पर वो वाली मार्केट्स, अब इसमें ये ना समझिएगा कि तफरीक की जा रही है, जहाँ पर ख़वातीन की आमद ज़्यादा है, आमदरफ्त ज़्यादा है, वहाँ पर वायलेशन ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। और ये अब आपको सबको करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर 50 की आप फिगर है, खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आप अगर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप ना सिर्फ अपने आप
को अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं, अपने घर वालों की ज़िंदगी भी दाव पर लगा रहे हैं। तो इल्तमास आपने स्पेसिफिकली जिक्र करके ना कि खवातीन जहां पर ज्यादा जा रही हैं, आपने मुझे भी डराने की कोशिश की है, आपने मुझे भी डराने की कोशिश की है। इस पे आप पहले ही इससे परेशान हूं, मैं बाजारों में नहीं जा रही हूं। ये हकीकत है। आप प्रीवियस वीक में आप देख लें, एक दो जगह पे सेल के जो मैंने मनाजर देखे हैं, अल्लाह ही इस पे अल्लाह सेल के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जिस तरह से डरा रहे हैं, बाजार कोई भी जाने की अब मेरे ख्याल से कोशिश ना करे, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। वक्त जरूरत जाएं अगर बिल्कुल आपने सही कहा, इक्विपमेंट के साथ। वो एक होता है ना विंडो शॉपिंग वाला भी आपने सिलसिला शुरू कर रखा है, अब उसकी बिल्कुल वो दौर खत्म हो चुका है कि आप जब मर्जी ऐसे ही है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए 42 अरब खर्च किए जाएंगे। पैकेज 2, 3 और 4 के अलावा एलाइड वर्क्स के लिए अलग-अलग रकम रख दी गई है। राव साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं ऑरेंज ट्रेन का? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सही, यानी आपने बात ही खत्म कर दी है। देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया, इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी हुई है कि इस बेचारी ने चलना कब है। अब तो इसकी जो टेस्ट रन है वो कंप्लीट हो गई और मेरे ख्याल से थक चुकी है और पुकार कर ये कह रही है कि मुझे जंग लग रहा है, मुझे चला दो। तो अब तो खैर सिचुएशन इस तरह की आ गई है कि अब तो इसको और टाइम चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान में, अच्छी बात नहीं बल्कि दुआ करें कि इस दौरान बीआरटी का जो प्रोजेक्ट पेशावर में चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब उसकी इनॉग्रेशन करेंगे तो उसके बाद ही इसकी बारी आनी है, उससे पहले इसकी बारी आने वाली नहीं है। अगर ये चलाना चाहते तो टेस्ट रन कंप्लीट हो चुकी थी, ये मार्च में चल सकती थी, 25 मार्च को ये चल सकती थी। 12 दिसंबर को इसका टेस्ट रन शुरू किया गया। 3 माह का इसकी जो 1000 से ज़ायद पैसेंजर कैपेसिटी है उस पर उतना वेट डालकर इसकी टेस्ट रन को मुकम्मल किया गया। मैकेनिकल और इसका जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स है वो मुकम्मल है, सिविल वर्क्स बाकी है। एसफॉल्ट की लेयर, आखिरी लेयर तमाम रूट पर जो 26 किलोमीटर का रूट है उस पर कई तो ऐसी रोड्स हैं जिसमें जीटी रोड है वो तैयार है, या मकलोड रोड, लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी, मुल्तान रोड पर आखिरी लेयर इसकी बिल्कुल वो डाली जाएगी, जिसके लिए ये फंड्स इस्तेमाल होंगे। लेकिन इसका जो कोई खबर नहीं आ रही वो इसकी जो O&M का जो है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस के हवाले से जो इसको जो कॉन्ट्रैक्ट करना था उस हवाले से कोई ख़ास खबर नहीं आ रही। पाइपलाइन में था वो लास्ट टाइम जब बात हुई, तो अब अगर तो करना है तो जाहिर है O&M का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए इश्तिहार वगैरह की भी तैयारी की जा रही थी मास ट्रांजिट अथॉरिटी से। लेकिन जो दूसरी बात है, ऑरेंज लाइन तो तकरीबन मुकम्मल ही है, इसको चलाएं या ना चलाएं आपकी अलग बात है। लेकिन इसके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट और शहर में नहीं बनने जा रहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से। अब जो बन गया सो बन गया, इसी पे इत्तफाक करें लाहौरी, और इससे आगे चले। लाहौरी तो ये कह रहे हैं यही चला दें और कोई चले ना चले, अब ये जो मुकम्मल हो चुका है सिर्फ चलने का मुंतज़िर नजर आ रहा है। इस पर लाहौरियों ने जिस कदर उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा है, इसकी वजह से अब वो एक्चुअली दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको चला दिया जाए। अगली खबर की तरफ जाएंगे। ओपन मार्केट में चीनी 50 रुपये मंडी में गायब हो गई है। शुगर डीलर का हुकूमत से चीनी की एक्स मिल कीमत 65 रुपीस करने का मुतालबा भी सामने आया है। क्या कहेंगे राव साहब? देखिए, मैंने खुद चुके बुनियादी तौर पर हमारे रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली करते हैं ये सारी बीट, लेकिन 2 मरतबा मुझे अकबरी मंडी जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ पर ट्रेडर से बात भी हुई। जब तक जो उस वक्त जो सूरत हाल थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने तक वहाँ पर 78 रुपये एक्स मिल रेट पर चीनी फराम की जा रही थी, जो कि उसके बाद मार्केट में 82-83 रुपये जो ट्रेडर्स थे वो फरोख्त करते थे। 78 रुपये की खरीद कर वहाँ के अकबरी मंडी के ट्रेडर्स 78 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो में या 78 रुपये 20 पैसे में वो फरोख्त कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब फैसला आया गुफ्तो शनीद के बाद, फौरी बगैर ही नोटिफिकेशन कर दिया गया कि जी 70 रुपये की फ़रोख्त करनी है। आपने अच्छा किया, अमल दरामद कर दिया अदालत के फैसले को, लेकिन अमल दरामद पूरी तरह से नहीं हुआ। लाहौर शहर की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक, उसके हवाले से आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स आपको पूरे शहर को कैटर नहीं कर सकते, और ना ही 200 कागजात में बनने वाली जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो कुछ कर सकती हैं। आपको जब तक ओपन मार्केट में चीनी
66 रुपए एक्स मिल रेट पर नहीं मिलेगी जब तक जो मिल्स एसोसिएशंस हैं, शुगर एसोसिएशंस हैं, जब तक ये अकबरी मंडी में नहीं पहुंचाते 66 रुपए में, तब तक 70 रुपए फी किलो चीनी कम अज कम हर गली मोहल्ले में नहीं बिक सकती। जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं फोटो सेशन के लिए, वहां पर वक्तन फवक्तन जरूर मिलेगी, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि गली मोहल्ले के लोगों को, जो अगर आप चाहते हैं कि हर कोई इससे मुस्तफीद हो, तो फिर आपको अकबरी मंडी में एक्स मिल रेट पर चीनी और मुतालिबा भी यही किया जा रहा है। मुतालबा भी ऑब्वियसली ये है, ट्रेडर्स भी यही कह रहे हैं कि जब तक 66 रुपए एक्स मिल रेट मिलेगा तो ही चीनी 70 रुपए में फरोख्त होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें भी मशरूत है जो एसोसिएशन की जानिब से जो कहा जा रहा है कि जब तक इस केस की समाअत की अगली पेशी नहीं आ जाती, तब तक तो चीनी हम 200 फेयर प्राइस शॉप्स पर देंगे, लेकिन उसके बाद अगली बात फिर बाद में होगी। बिल्कुल ऐसे। राव साहब, वक्त कम है, मुझे अगली खबर पे आपका एक कमेंट चाहिए। अगली खबर हमारे पास है जी, शादी हॉल खोलने की इजाजत ना मिली तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अब मुझे बताएं, ये हालात हमारे सामने हैं और उस पर हम बार बार देखते हैं कि मुख्तलिफ आपके सामने सेगमेंट्स ऑफ लाइफ लोग जो है वो सामने आते हैं और मुतालिबात अपने सामने ले आते हैं। अब ये शादी हॉल खुलने के हवाले से कुछ हकाइक हैं जो पोशीदा हैं इस हवाले से। जो आपके वेडिंग की सीजन है, ये आपकी एक किस्म की इंडस्ट्री है। वेडिंग से जुड़े बहुत सारे कारोबार हैं जो चलते हैं, जो पिछले 6 माह से जिनका कोई परसूने हाल नहीं है। ख़ास तौर पर 4 माह तो ये पाबंदी भी हो गए, उससे पहले ही बुकिंग्स वगैरह जो करवाई थी लोगों ने, वो भी नहीं हो सकी। और अगर आप इसको लिमिटाइज कर दें, अगर आपने शादी हाल, मैंने एक दफ़ा बात की थी शफकत महमूद साहब थे वफाकी वज़ीर से, उन्होंने कहा था शादी हाल और स्कूल्स तालीमी इदारे किसी सूरत नहीं खोलेंगे। भाई जब आप सब कुछ खोल रहे हैं तो फिर SOPs इन पर भी लगा दें कि अगर किसी की 500 की गैदरिंग है तो 250 पे या 200 का फंक्शन वो बुक कर ले, वहां पर SOPs आप अमल दरामद करा लें। तो बहरहाल इस पे एक लंबी ये डिबेट है, इस पे बहुत सारी चीजें देखने भी वाली हैं। और फिर जो खदशा रहता है वो यही रहता है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो पाता। अभी फिलहाल जो SOPs हम देख रहे हैं जिन पर फिलहाल अमल दरामद कराना जरूरी है, अगर आप उन पे अमल दरामद करा लेंगे तो ये आगे हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। आपको एज सच इतना लंबा वो डिबेट नहीं करनी पड़ेगी कि जो जिस तरह से इनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर इनके मुतालिबात ना मानेंगे तो दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। अभी की सूरत हाल कंट्रोल होगी तो आगे चल के ये चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बजट के हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, जहां पर हुकूमत की जानिब से दावा ये किया जा रहा है बार बार कि ये तारीख का बेहतरीन बजट पेश किया गया है, जिसमें अवामी मुफादात का ख्याल रखा गया है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लिए फ्रेंडली बजट इसको कहा गया है। तो अपोजिशन ने एहतजाज क्यों किया, अपोजिशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमने जाने। अब बार बार मेंशन ये चीज़ की जा रही है कि कारोबार में जो है वो हम टैक्स रिलीफ लेकर आए हैं, कारोबारी बिरादरी के लिए ये बिजनेस फ्रेंडली बजट इसको कहा जा रहा है। तो इस पर कारोबारी बिरादरी के क्या ख्यालात हैं, किस हद तक वो इससे मुतमईन हैं, ये जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, इरफान इकबाल शेख साहब जो कि सदर लाहौर चैम्बर है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का करम। इरफान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा बजट के हवाले से क्या आप इससे मुतमईन हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें बजट, एक तो ये जो हालात थे, इन नामसाइद हालात में बजट बनाना, बजट पेश करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तनकीद करना आसान होता है, काम करना जो ना वो मुश्किल होता है। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इसमें इन्होंने पहली बार जो ना 56 बिलियन की रिलीफ दी है, 56 बिलियन की टैक्स रिलीफ दी है, जो कि एक बहुत अच्छा हुआ, पहली बार हुआ। फिर दूसरी बात जो उन्होंने किया कि इन्होंने आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो इन्होंने 5% से 1% कर दी, विच इज़ वेरी गुड। आपने अगर अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है और उसके साथ अलाइड जो 40 इंडस्ट्रीज हैं वो भी साथ चलेंगी, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्शन, जिसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप अपना क्रेडिट कार्ड जाके जब खर्च करेंगे उस पर, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी कैटरिंग पे, तो आपको बजाय 16% की आपको 5% लगेगा, विच इज़ वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंटेड होगी। फिर उसके बाद इन्होंने जितने भी हॉल्स हैं, जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं, सब के ऊपर इन्होंने वो ड्यूटी कम करके 16 से 5% कर दी।
जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी इन्होंने अपना कंजूसी कर दी। जैसे मैं समझता हूँ कि इन्होंने ज़राअत के ऊपर, जो कि हमारा एग्रो है, बेस है, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए था, उसमें पिछले साल इन्होंने दिया था 40.8 बिलियन, इस बार उन्होंने किया 39.1 बिलियन। दैट मीन्स के 1.7 बिलियन की जो ना वो कम रखा है, जो कि मेरा ख्याल था कि इस बार थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए था बिल्कुल। क्योंकि हमें देखिए, ज़राअत ऐसी चीज़ है हमारी, हम कॉटन में हम बहुत पीछे हैं, हम पेस्टिसाइड में बहुत पीछे हैं, हम हाइब्रिड सीड में बहुत पीछे हैं, हमारे पास कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। मशरकी पाकिस्तान में 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्होंने छोटे मशरकी पाकिस्तान में 19 यूनिवर्सिटी। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। फिर इन्होंने वोकेशनल और अपना उसके ऊपर कोई नहीं रखी रकम, उसमें रखी है, क्या नाम है, एजुकेशन पे रखी है 387 बिलियन इन्होंने रखा है, विच इज़ गुड। लेकिन इन्होंने वोकेशनल और ट्रेनिंग के ऊपर कोई काम नहीं किया। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मेन सरमाया है ना, हमारा HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और जिससे हमें रेमिटेंस आती है। हमें रेमिटेंस आती है कोई तकरीबन 20-21 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंस आती है। और जब सुना है मैंने कि अब जितना भी गल्फ़ में है, सऊदी अरब में है, UAE में है, वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ को 50,000 के करीब को ले ऑफ कर रहे हैं। और जब वो ले ऑफ करेंगे तो हमारी 5 बिलियन की कम हो जाएगी रेमिटेंस। तो उसके लिए हमें HR, अगर हमने अपना इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या हम उसको उससे कुछ बनाना चाहते हैं पैसे, या और चीज़ हम करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए ताकि उनको स्किल्ड किया जाए। ऐसे ही है, स्किल्ड होंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। गुर्बत भी तभी खत्म कर सकते हैं जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा। फिलीपीन को देखिए, फिलीपीन जो ना 31 बिलियन की उनकी रेमिटेंस है, वो हमसे 25% बंदे ओवरसीज उनके बाहर है, लेकिन वो 31 बिलियन कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी स्किल्ड लेबर भेजी है वहाँ पे, जो आपको ज्यादा पैसे भेजती है। सही। इरफान साहब, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, बार बार हम बात करते हैं, अभी जब लॉकडाउन भी हुआ तो हमने जिक्र किया छोटे कारोबार करने वाले का, और फिर इसके साथ साथ दरमियाने दर्जे के जो हमारे कारोबारी अफराद थे, उनके लिए आपको इस बजट में कुछ रिलीफ नजर आ रहा है? उसमें नहीं, उसमें थोड़ा सा बताता हूँ। SMEs के लिए गवर्नमेंट ने 13.3 बिलियन रखा है, विच इज वेरी स्मॉल। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बैकबोन है, हालात में, अभी के हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर ये लोग हुए हैं, और इनको आपने सबसे पीछे कर दिया। इसमें आपने बहुत कम किया, इसको ज्यादा होना चाहिए था। और अभी मैं समझता हूँ कि अभी जब इसने पास होने जाना है, जब भी होना है, तो इसको दोबारा रिकंसिडर किया जाए। SMEs के लिए जरूर यहाँ पे अब इसमें तो आपको आवाज उठानी चाहिए ना। जी, मैं तो आवाज बिल्कुल उठा रहा हूँ, उसके ऊपर शोर भी मचा रहे हैं हम कि ये बात गलत है। देखिए, लोगों को हमने कहा था कि इंटरेस्ट फ्री लोन दें छोटे ट्रेड्स को, छोटे, ताकि वो अपने ये जो कोविड-19 जो चल रहा है, इसमें लोगों के पास कैश फ्लो की कमी है, ऐसे ही है, लिक्विडिटी की कमी है, इक्विटीज की कमी है। तो इस वक्त हमें चाहिए कि उनको सपोर्ट करें ताकि वो उस चीज़ इस वक्त से निकल जाए। और ये ऐसा वक्त है कि इसमें हमें, सच्ची बात है, सबको मिल के करना चाहिए। इसमें मैं जो अपनी अपोजिशन है उसको भी यही कहूँगा, गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, इस वक्त हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। हमें अब आवाम के बारे में सोचने का वक्त है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम कारोबारी अफराद की तो हमने बात की, छोटे दर्जे के ताजिर की भी हमने बात की, अभी महंगाई की हालिया सूरत हाल, और फिर गरीब आदमी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसके लिए तो रिलीफ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, उसके लिए जो है ना, एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ी सी लैक ऑफ प्लानिंग है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा मालूम कहते हैं ना, हम एग्रो बेस है। अब आप देखें, गंदम का भी बहरान आया, चीनी का भी बहरान आया, तो इसमें प्लानिंग सही नहीं है। ये नहीं है कि हमारे पास गंदम बहुत कम हुई है। मैंने जो सुना था कि गंदम की बम्पर अपना हमारी क्रॉप है, लेकिन उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये अपना क्रिएट हो गया। कुछ माफियाज भी हैं इसमें। बहरहाल गवर्नमेंट ने इसमें एक बार अच्छी किया, गवर्नमेंट ने पूरी इसमें अपनी कैपेसिटी में जितना वो खरीदारी कर सकती है, गवर्नमेंट ने वो खरीदारी कर ली है। खुदा ना खासा कल को कोई शॉर्टेज वाला मसला जो ना अब नहीं होगा, लेकिन मार्केट में उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। हम 1400 में ले रहे थे, गवर्नमेंट ने लिए, और वो इस वक्त 1800 में है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में शायद 1-200 और बढ़ जाए, 2000 के लगभग ये हो जाए, या हमें इंपोर्ट करनी पड़े तो फिर हम बाहर से महंगी पड़ेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको क्रॉप से पहले ही इसका रेट इन्होंने जो 1400 मुकर्रर किया था या 1375 मुकर्रर किया था, इसको बढ़ा के 1500 कर देते या 1450 1500 कर देते, तो ये ज़्यादा और कास्ट हो जाती, बिल्कुल ज़्यादा लोग कास्ट कर लेते। इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। ये मैं कहता हूँ कि सप्लाई और डिमांड का
मैच उस वक्त हो बैलेंस सकता होना है, चाहिए। बैलेंस हम इसलिए कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा करेक्ट हो। बिल्कुल सही कहा हमारे आपने। पास डाटा सही नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आपने सही कहा। नईम मीर साहब की जानिब से इस बजट को कहा जा रहा है कि ये अवाम दुश्मन है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए इसमें कुछ नहीं रखा गया है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है उनकी जानिब से? देखिए, नईम मीर साहब जो है ना, वो उनका अपना एक स्टांस है, वो सारी उम्र से ऐसे बोलते हैं, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। वो सारी उम्र से ऐसे बोलते आ रहे हैं, बोलते रहेंगे, ना को वजह देंगे उसके पीछे, ना उसकी कोई रीजन देंगे, और वो सिर्फ ये कहेंगे जी ताजिरों की कारोबारी तबके की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ ना मैं बोलता हूँ, ना मैं कहना चाहता हूँ, पर मेरा अपना ख्याल है कि हर वक्त मुखालफत भी अच्छी नहीं होती। आप जो चीज़ें गवर्नमेंट की अच्छी हैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, जो ख़राब है, जो आपको तंग कर रही हैं, उस पर ज़रूर बोलें। जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें, हमने कहा था बार बार कि क्लबिंग कर दी जाए, जैसे हमारे पास 27 महकमे आते हैं, अब हमने कहा जी कि जो आपका पैसी है, ये सोशल सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, पैसी, लेबर, WWF, WPF, ये इन सबको इकट्ठा करके ना एक बना दें हमें, ताकि हम पांच महकमों से अलग डील ना करें, एक ही के साथ कर लें, पांचों उसमें कवर हो जाएंगे। इसी तरह हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, आपका सेल टैक्स, आपका इनकम टैक्स, ये इन सबको एक क्लब करके एक में मार दें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सारी उसमें कंज्यूम हो जाए, आप अपने बिजनेस को फोकस करें। तो ये हमने कहा, ये गवर्नमेंट ने इसमें नहीं किया। और एक चीज़ और गवर्नमेंट ने इसमें नहीं की, जो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर करनी चाहिए, कहना चाहिए, कि हमने कहा था कि हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होने चाहिए, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे पास लैब होने चाहिए। ये हम करते गए हैं। हमारे जितने भी SMEs हैं, जो स्मॉल मीडियम जो हमारे एंटरप्राइज, वो उनको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक। अब उनके पास इतनी सकत नहीं है कि इतनी सर्टिफिकेशन लें, बिकॉज सर्टिफिकेशन के बगैर आप कंप्लायंस नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसमें हमें चाहिए था, गवर्नमेंट को हम बार बार कह रहे थे हमें इसमें जरूर बनाए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए, हमने SEZ बनाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, बट हमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये बहुत जरूरी था, बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो कि मतलब है कि जो एक्सपोर्ट है हम उसी से अपनी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा के। तो उसके लिए जैसे चाइना ने किया, जैसे वियतनाम ने किया, हमारे पास मिसालें भी मौजूद हैं। हम इरफान साहब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत तो दावा ये कर रही है कि तारीख में पहली दफा अवाम दोस्त बजट पेश किया गया है, बड़ा टैक्स रिलीफ दिया गया है और ताजिरों के लिए ये फ्रेंडली बजट पेश किया गया है। किस तरह से देखती हैं आप इसे? देखिए, जरूरी ये है कि आप ये जानें कि ये बजट किस बैकग्राउंड में दिया गया है। अब ये इकोनॉमी का क्या हाल हुआ हुआ है, यानी इकोनॉमी का हाल इसलिए हमारे लिए जरूरी है मईशत का हाल देखना, कि उससे लोगों की जिंदगियां, न सिर्फ जिंदगियां बल्कि उनकी रोजगार से ताल्लुक होता है, उसके लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करते हैं। इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन में है, बजाय बढ़ने के सुकड़ रही है हमारी मईशत, और गवर्नमेंट खुद फेडरल लेवल पे कह रही है कि मंफी 0.4% ग्रोथ है। हमारा अपना ख्याल ये है और इंटरनेशनल एजेंसीज का भी ख्याल है कि शायद ये गवर्नमेंट जरा अच्छा हमें पिक्चर पेश कर रही है। जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और कम हुई है वो तकरीबन 1 से 2% से हुई है, यानी बेइंतहा बुरा लोग हाल है। जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, बेरोजगारियां बढ़ती हैं, गुर्बत में इजाफा होता है। ऑलरेडी बातें ये हो रही है 30 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में बेरोजगार हो चुके हैं, और तकरीबन इस वक्त जो गुर्बत के नीचे लोग रह रहे हैं वो 100 मिलियन लोग हैं। तो यानी 10 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। इस बैकग्राउंड में जब सबसे बड़े सूबे का बजट आता है, उसमें कौन सा रिलीफ हमें नजर आता है? आप 2.2 ट्रिलियन का बजट जरूर लेकर आए हैं, आप इसमें रिलीफ कितना दे रहे हैं? बिल्कुल। आप लोगों को शॉर्ट रन में जिनकी रोजगार खत्म हो गए हैं, जो उनके पास घर में फाके की नौबत आई है, आप कितना अपना एलोकेशन उनको दे रहे हैं? जो आपका कोविड का रिलीफ पैकेज है वो अच्छा है कि मेडिकल स्टाफ के लिए, वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन बाकी लोगों का क्या बना? जो बेरोजगारियां बढ़ रही हैं उसका सूबाई हुकूमत में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करें और अपने वसाइल उन पे लगाएं ताकि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक कॉम्प्रहेंसिव आप प्लान लाएं कि जब ये अगले 3-4 महीने में इंशाल्लाह, जब कोविड थोड़ा कम होना लगेगा, 3 से 6 महीने में, जब भी, ये तो अल्लाह ही जानता है, आपके पास कोई एस्टिमेट्स नहीं है,
ऐसे ही है। जब वो रिलीफ होगा तो कैसे आप रिवाइव करेंगे इकोनॉमी? ये नेगेटिव 2% से आप कैसे पॉजिटिव लेके जाएंगे इकोनॉमी? कोई हमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। आयशा साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और बजट पर आपने अपना तजिया भी पेश किया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इरफान साहब, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी हाशिम जवान बख्श साहब की, क्या कहेंगे? क्या आहस किया आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी की उन्होंने, सच्ची बात है। ये जो अपना इन्होंने गंदम का जो स्टॉक किया है, ये पहली बार हुआ है। ये मुझे भी क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा पता है कि इन्होंने 4.5 मिलियन मैट्रिक टन जो अपना इन्होंने बाई करके रख लिए। तो अब ये कम से कम एक फियर तो ख़त्म हो गया कि आपके पास ये शॉर्टेज होगी, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं वो सिर्फ शॉर्टेज की वजह से बनती है कि आपके पास सप्लाई चेन नहीं पीछे होती, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये तो एक बहुत अच्छा काम किया। फिर उन्होंने बताया SME ये भी स्कीम अगर वो लाएंगे और इसको किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बहुत अच्छी स्कीम है ये। अगर इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर गए तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस होगी उसके लिए। फिर इन्होंने कहा जी कि हमने 330 फूड के लिए हमने बिलियन रखा है। ये भी एक बड़ा अच्छा टारगेट है, बड़ा अच्छा उसमें ह्यूज अपना है जिसको ये पहली बार कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ केयर पे और एजुकेशन पे भी इन्होंने अच्छे रखे हैं, 387 पे रखा है, उसको किया है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बजट पंजाब का जो है ना, ये इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, 56 अरब का टैक्स रिलीफ पैकेज उन्होंने जिक्र किया, 56 बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पे बताइएगा, जिस तरह के ब्यूटी सैलून्स और होटल इंडस्ट्री और इसके साथ साथ शादी हॉल्स के लिए जो रिलीफ रखा गया है, उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, 16% से आपका 5% पे लेके आ गए, विच इज वेरी गुड। स्टैम्प ड्यूटी आपकी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, बिल्कुल ऐसे हमारी बहुत ज्यादा शिकायत भी थी इसके ऊपर। फिर आप अपना उसकी प्राइसेस भी बढ़ा रहे थे कि FBR की प्राइस होगी, उसकी एक्चुअल हम देखेंगे, तो उस वजह से 5% फिर वो बहुत ज्यादा बनता था बर्डन। उसको 5 को उन्होंने कम के 1% में लिया। अब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, अब लोग जो है ना बाइंग सेलिंग स्टार्ट करेंगे, जो पहले रुकी पड़ी थी। एक तो ये, फिर नंबर 2 कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है ना उसमें एकदम तेजी आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब उसका इफेक्ट आएगा। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस है कि उसके साथ पूरी 40 इंडस्ट्रीज उसके साथ अलाइन है, ऐसे ही है, वो अलाइन है। उनको जब आप अपना साल लेके चलेंगे तो एक जो हम कहते हैं ना कि इकोनॉमी का व्हील वो अपना घूमना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा अपना काम किया इन्होंने। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी जो मैंने देखी हैं इसमें, इन्होंने ठीक किया है। ये पहले इस तरह से नहीं होता था, ये इसको बेहतर तरीके से इन्होंने पेश किया। छोटे ताजरों के लिए थोड़ा सा इसमें कमी है, और वो कमी है, वो मैंने कहा था सबसे ज्यादा वही होती वो हमने इनसे कहा था कि इसके ऊपर इनको फ्री अपना इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें। छोटे छोटे से लोन इनको चाहिए होते हैं, 3 अपना लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। उसका ही फायदा ये होना था कि सारी आवाम जो ना साथ वो भी आपके साथ पूरी तरह से शामिल हो जानी थी। बट ओवरऑल बजट इज गुड। सही, मैं पंजाब के बजट को पूरी सरकारी मुलाजिमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, वो कहाँ से नाला नजर आ रहे हैं, उनके साथ ये सुलूक क्यों रखा? ये बात तो है तो ठीक। एक्चुअली कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम तो है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं खुद अपने जो मेरा CFO है उसने मुझे ला के दिए कि हमें इतने बंदे अब ले ऑफ करने पड़ेंगे, और वरना आप इस तरह कीजिए कि 20% कट कर दें या 30% कट कर दें उसमें उनकी पेज में। तो वो फिर मैं अब सबको बुलाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि अगर हम किसी को निकालेंगे तो यार उस बेचारे को तो उसका रोजगार नहीं मिलना, तो क्यों ना हम थोड़ी सी आपकी कट करें सबकी, तो ये सब लोग भी अपने साथ हमारे साथ टिके रहे। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं, ये प्रॉब्लम्स तो हैं, और बेरोजगारी का मसला बिल्कुल है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था कि हम ये रेगुलराइज करेंगे। जैसे शादरा है, फिरोजपुर रोड है, ये आपका कानाकाचा है, यहाँ पे इंडस्ट्री मशरूम की तरह लगी है, आपको पता है इसका बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे इन्होंने वादा किया था कि हम इनको रेगुलराइज कर देंगे ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, अपने उसको फोकस कर सकें। ये LDA के नोटिस आते हैं, उनके दूसरे नोटिस आते हैं जिसको कमर्शलाइज कराएं। तो इसका कोई हल निकाल के इन्होंने कहा था कि हम कर देंगे, बट अभी तक उसको डिले रखा हुआ है। कर देना चाहिए ताकि लोग पीसफुली अपना कारोबार तो कर सके ना। बिल्कुल ऐसे ही। और जो एक्सपेंड करना चाहता है वो फिर उस एक्सपेंशन की तरफ आए।
उसको बेसिकली फिक्र ही है कि पता नहीं मैं यहाँ पे रहूँगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इरफान साहब, हम तो दुआ गो हैं कि ये हालात सारे बेहतर हो जाएं, तभी ये पैकेज जो रखा गया है कारोबारी बिरादरी के लिए, जो SOPs बनाएंगे, तभी तमाम हमें पूरे होते नजर आएंगे जब हमारे हालात हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मार्केट के SOP हम हर रोज जिक्र करते हैं, हर रोज हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं, ना तो आवाम उस पर अमल कर रही है, ना तो ताजिर उस पर अमल कर रहे हैं। जब आपने बार बार ये चीज हाईलाइट की थी कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, कैसे पॉसिबल होगा ये? देखिए, मैं आपको एक चीज बिल्कुल बता, जो ईद के अयाम थे वो तो आप समझ लें कि खौफनाक तरीके से वो जिसकी वजह से जिसकी सजा हम अब भुगत रहे हैं। तो अब जो है ना, अब इस वक्त कोई मार्केट में रश चीज नहीं है, इस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं है और लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई है। अब जो है ना SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, हम भी अपना मार्केट के साथ हमारे राब्ते हैं, इस वक्त ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वक्त जिसको हमने करना चाहिए था, सच्ची बात है, वो मौका हमने गंवा दिया और उसकी सजा भी हम अब भुगतेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैसेज आप लाहौरियों को कोई देना चाहें? लाहौरियों के मैसेज ये देना मैंने कि खुदा के लिए इस जो वबा आई है, इस वबा से आपने बचना भी है ये, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें इससे निकाले भी, और उसके लिए कुछ लोगों के साथ कोई हेल्प भी करें, कोई खाने शुरू करें। कोई गरीब लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत बुरे हालात हैं, उनको खाना खिलाएं, ये आपके ऊपर फर्ज है। मैं समझता हूँ, और इस सोसाइटी का आपके ऊपर कर्ज भी है और आपके ऊपर फर्ज भी है कि इनको खाना खिलाएं, इनकी हेल्प करें जितनी आप कर सकते हैं, और गरीबों के बारे में ही आप सोचने का ये वक्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।